भाग 1 असाध्य प्रश्न और चुप्पी का नियम। शहंशाह विक्रमादित्य की विशाल राजसभा आज अन्य दिनों की तुलना में कहीं अधिक गंभीर और शांत थी। सूर्य की स्वर्णिम किरणें आगरा के किले के संगमरमरी फर्श पर पड़ रही थीं, लेकिन सभा की दीवारों पर एक अजीब सी बेचैनी का साया था। हवा में चंदन और धूप की सुगंध थी, पर हर दरबारी के माथे पर चिंता की लकीरें थीं। इसकी वजह था वह असाध्य प्रश्न जो स्वयं महाराज ने प्रस्तुत किया था। यह प्रश्न पिछले एक पखवाड़े से राज्य के सबसे बुद्धिमान पंडितों और न्यायविदों के बीच एक तूफान खड़ा कर चुका था, पर कोई भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाया था। विक्रम की चुनौती। सम्राट विक्रमादित्य, जिनका मुखमंडल न्याय और तेज से दमक रहा था, अपने भव्य सिंहासन पर विराजमान थे। उनके मुख पर एक शांत मुस्कान थी जो उनकी चुनौती की गंभीरता को और बढ़ा रही थी। उन्होंने अपनी रत्नजलित अंगूठी घुमाते हुए कहा, हमारे प्रिय दरबारियों, एक बार फिर हम अपना प्रश्न दोहराते हैं, क्योंकि अभी तक हमें वह संतुष्टि नहीं मिली है जिसकी एक राजा को आवश्यकता होती है। प्रश्न सरल है, पर इसका उत्तर ब्रह्मांड के सबसे गहरे सत्य को छूता है। उन्होंने एक पल के लिए मौन साधा, फिर अपनी गहरी आवाज में कहा, मनुष्य की सत्ता, पावर और मनुष्य के न्याय, जस्टिस में वह कौन सी चीज है जो सबसे अधिक बलवान, सबसे अधिक स्थायी और अंततः सबसे अधिक निरर्थक, फ्यूटाइल है। सम्राट ने अपनी बात जारी रखी, हमने यह नहीं पूछा है कि सबसे अच्छा क्या है, बल्कि यह पूछा है कि तीनों विशेषताओं, बलवान, स्थायी और निरर्थक, को एक साथ धारण करने वाली एकमात्र चीज कौन सी है जो सत्ता और न्याय के द्वंद्व से जुड़ी हो। चुप्पी का नियम। प्रश्न की जटिलता सुनकर सभा में फिर से सन्नाटा छा गया। हर किसी को लगा कि यह एक विरोधाभास है। कोई चीज एक साथ बलवान, स्थायी और निरर्थक कैसे हो सकती है। सम्राट ने अपनी आंखें घुमाईं और अपनी शर्त दोहराई, याद रहे, जो भी इसका उत्तर देगा उसे तीनों विशेषताओं को पूर्णतः सिद्ध करना होगा, और यदि कोई दरबारी अगले 3 दिनों के भीतर इसका तर्कसंगत और अकाट्य उत्तर देने में असफल रहता है तो उसे एक कठिन दंड भोगना होगा। एक दरबारी ने डरते डरते पूछा, क्षमा करें महाराज, क्या दंड है। विक्रम ने मुस्कुराकर कहा, दंड बहुत सरल है। यदि तुम उत्तर नहीं दे पाते हो तो अगले 1 वर्ष तक तुम्हें इस राजसभा में आकर केवल मौन धारण करना होगा। तुम सुनोगे, देखोगे, पर कोई शब्द नहीं बोलोगे। तुम्हारी पदवी रहेगी, पर तुम्हारी वाणी छीन ली जाएगी, क्योंकि यदि तुम्हारी बुद्धि उस सत्य को नहीं पकड़ सकती तो तुम्हारी वाणी निरर्थक है। यह शर्त एक तलवार की तरह थी। दरबारियों के लिए पदवी खोने से ज्यादा अपमानजनक 1 साल तक मौन रहना था, क्योंकि उनकी पदवी अक्सर उनकी हाजिर जवाबी और सलाह पर निर्भर करती थी। कई दरबारी जो पहले उत्तर देने की होड़ में थे, अब पीछे हटने लगे। बीरबल का प्रवेश। तभी सभा के पिछले द्वार से धीमी, आत्मविश्वास भरी चाल के साथ बीरबल ने प्रवेश किया। वह अपनी साधारण फिर भी प्रभावशाली पोशाक में थे। उन्होंने सम्राट को झुककर प्रणाम किया। उनकी आंखों में हर बार की तरह एक शरारती पर गहरा आत्मविश्वास झलकता था। विक्रम ने उन्हें देखकर राहत की सांस ली। आओ बीरबल, हम जानते थे कि तुम अवश्य आओगे। तुम ही हो जिससे हमें थोड़ी आशा है। क्या तुमने हमारा प्रश्न सुना। बीरबल ने विनम्रता से सिर हिलाया। जी हुजूर, मैंने सुना। बलवान, स्थायी और निरर्थक तीनों विशेषताओं को सत्ता और न्याय के संदर्भ में परिभाषित करना है। प्रश्न असाधारण है। एक ईर्ष्यालु दरबारी, राजा मानसिंह, ने फुसफुसाते हुए कहा, देखा जाए बीरबल, इस बार तुम्हारी चतुराई काम नहीं आएगी। यह कोई मजाक नहीं है। बीरबल ने उस दरबारी को अनसुना करते हुए सम्राट की ओर देखा। जहांपनाह, मैं इस प्रश्न की गंभीरता को समझता हूं। इसका उत्तर मात्र शब्दों में नहीं है, यह अनुभव में छिपा है। 3 रातों की मोहलत। बीरबल ने अपने हाथ जोड़े और कहा, सम्राट, यह प्रश्न इतना गहरा है कि इसका उत्तर पुस्तकों में नहीं मिलेगा। मुझे नगर की गलियों में, झोपड़ियों में और महल की दीवारों के पीछे उस सत्य को खोजने की आवश्यकता है। मैं उत्तर देने की हिम्मत करता हूं, पर मुझे 3 रातों की मोहलत दी जाए। विक्रम मुस्कुराए। 3 रातें? क्यों बीरबल, क्या तुम कोई जादू का पिटारा खोजोगे। बीरबल ने कहा, नहीं हुजूर, मैं आदमी को खोजूंगा। मैं यह देखूंगा कि सत्ता और न्याय का यह द्वंद्व आम इंसान के जीवन को कैसे प्रभावित करता है।
क्योंकि जिस सत्य की आप तलाश कर रहे हैं वह आपके सिंहासन के नीचे नहीं बल्कि आपके राज्य की धूल में छिपा है। सम्राट को बीरबल का आत्मविश्वास भा गया। ठीक है ए बीरबल, तुम्हें 3 रातों की मोहलत दी जाती है। यदि चौथी सुबह तुम संतोषजनक उत्तर के साथ नहीं लौटे तो तुम्हें अगले 1 वर्ष तक इस सभा में मौन धारण करना होगा। अब जाओ और हमें निराश मत करना। बीरबल ने सिर झुकाया। हुजूर, बीरबल या तो सही उत्तर के साथ लौटेगा या हमेशा के लिए मौन हो जाएगा, क्योंकि मैं अधूरा उत्तर देकर अपनी वाणी को निरर्थक नहीं बनाऊंगा। यह कहकर बीरबल ने राजसभा छोड़ दी। सभी दरबारी एक दूसरे को देखने लगे। अब पूरी आशा केवल बीरबल पर टिकी थी। बीरबल का यह वादा कि वह या तो उत्तर लाएगा या मौन हो जाएगा ने कहानी में एक नया मोड़ ला दिया था। बीरबल के सामने अब न केवल सम्राट का सम्मान था बल्कि अपनी सबसे बड़ी शक्ति, अपनी वाणी को बचाने की चुनौती भी थी। यह कहानी का पहला भाग है जो लगभग 900 शब्दों का है और यह सुनिश्चित करता है कि अगला भाग उत्तर की खोज और भी अधिक मजेदार और रहस्यमय बने। आगे क्या होगा? भाग 2 में बीरबल अपनी मोहलत का उपयोग कैसे करते हैं? वह अपने असाध्य प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए कौन सी 3 अनोखी कहानियों और पात्रों से मिलते हैं? क्या आप चाहेंगे कि मैं कहानी 3 रातों की मोहलत और नगर भ्रमण? मोहलत की पहली रात, चिंतन और तैयारी। राजसभा से निकलने के बाद बीरबल सीधे अपने शांत आवास पर पहुंचे। उन्होंने अपनी साधारण राजकीय पोशाक उतारकर एक पुराने मैले कुचैले कपड़े पहने जो उन्हें एक आम राहगीर जैसा दिखाने के लिए पर्याप्त थे। उनके साथ उनका कोई सेवक नहीं था, केवल उनकी गहरी सोच और प्रश्न की जटिलता थी। बीरबल जानते थे कि सम्राट विक्रमादित्य या अकबर ने यह प्रश्न केवल उनकी बुद्धि को जांचने के लिए नहीं पूछा था, बल्कि यह जानने के लिए भी पूछा था कि क्या सत्ता के केंद्र से बाहर भी कोई ऐसा सत्य है जो सत्ता और न्याय दोनों से परे हो। प्रश्न था बलवान, स्थायी और निरर्थक, इन तीनों विशेषताओं को एक साथ धारण करने वाली चीज क्या है जो सत्ता और न्याय के द्वंद्व से जुड़ी हो। बीरबल ने एक हाथ में अपनी छड़ी ली और दूसरे में एक पुराना दिया। उन्होंने अपने मन में दोहराया, बलवान, ऐसी चीज जो राजा के आदेश से भी ज्यादा प्रभाव रखती हो। स्थायी, ऐसी चीज जो समय के साथ नहीं बदलती, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। निरर्थक, ऐसी चीज जो इतनी बलवान और स्थायी होने के बावजूद अंत में कोई वास्तविक मूल्य या अर्थ न रखती हो। उन्हें तुरंत समझ आ गया कि इसका जवाब कोई अमूर्त विचार, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया नहीं हो सकता, बल्कि यह मनुष्य के स्वभाव या किसी सामाजिक संस्था से जुड़ा होना चाहिए। उन्होंने दिए को बुझाया और दरवाजा बंद करके अंधेरी गलियों की ओर निकल पड़े। नगर भ्रमण की शुरुआत, बाजार का अंधेरा, दी मार्केट शैडोज। रात गहरी थी पर बाजार का कोलाहल अभी भी पूरी तरह सोया नहीं था। कुछ छोटे व्यापारी अभी भी देर रात तक काम कर रहे थे और सराय के पास गाने और हंसी की धीमी आवाजें आ रही थीं। बीरबल ने सबसे पहले एक सराय के बाहर कदम रखा। वहां उन्होंने देखा कि 2 मजदूर जो दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद लौटे थे, अपने भोजन के लिए बहस कर रहे थे। एक कह रहा था कि उसे पूरा हिस्सा नहीं मिला और दूसरा कह रहा था कि उसने ज्यादा काम किया था। बीरबल ने उन्हें सुना। सत्ता यहां ठेकेदार के पास थी जिसने वेतन तय किया था। न्याय यहां उनके बीच के झगड़े को सुलझाने में था। लेकिन जो चीज बलवान, स्थायी और निरर्थक लगी वह थी उनकी गरीबी और उससे उपजी ईर्ष्या। क्या यह जवाब हो सकता है? नहीं, गरीबी बलवान तो है पर वह स्थायी नहीं है। वह राजा के एक आदेश से बदल सकती है। उन्होंने आगे बढ़ना जारी रखा और नगर की बाहरी दीवारों के पास पहुंचे जहां एक फूस की झोपड़ी से धीमी धीमी रोने की आवाज आ रही थी। नर्तकी की विडंबना, द डांसर्स पैराडॉक्स। सूत्र 1 की ओर। बीरबल झोपड़ी के पास रुके। अंदर एक युवा महिला बैठी थी जो कभी शहर की सबसे प्रसिद्ध नर्तकी हुआ करती थी। उसका नाम जीनत था। उसकी सुंदरता और नृत्य ने एक बार राजा के मन को भी मोह लिया था, पर अब वह बीमारी और गरीबी से जूझ रही थी। जीनत रो रही थी पर उसके रोने में दुख से ज्यादा क्रोध था। बीरबल ने दरवाजा खटखटाया। जीनत ने डरते डरते दरवाजा खोला। बीरबल ने खुद को एक बूढ़े यात्री के रूप में पेश किया। बेटी, तुम क्यों रो रही हो? आधी रात हो गई है। जीनत ने उन्हें अंदर आने दिया और अपनी कहानी सुनाई। बाबाजी, मैं भाग्यहीन हूं। जब मैं नृत्य करती थी मेरे पास सत्ता थी, मेरी सुंदरता की सत्ता।
राजा सहित बड़े बड़े लोग मेरे इशारों पर नाचते थे। मैंने एक बार अपने नृत्य के बदले एक गरीब किसान को उसकी जमीन वापस दिलवाई थी, जिसे एक दरबारी ने छीन लिया था। यह मेरा न्याय था, जो मेरे प्रभाव से हुआ। पर अब देखिए, मैं बीमार हूं। मेरी सुंदरता चली गई, मेरी सत्ता चली गई। लेकिन जिस बात पर मैं रो रही हूं, वह यह है कि जिन लोगों के लिए मैंने न्याय किया था, वे भी मुझे भूल गए। और जिन लोगों ने मुझे उपहार दिए थे, वे भी आज मेरी सुध नहीं लेते। बीरबल ने पूछा, तो तुम्हें किस बात का सबसे ज्यादा दुख है? जीनत ने जवाब दिया, दुख इस बात का है कि मेरी कला, मेरी सुंदरता और मेरा प्रभाव, ये सब बलवान थे पर स्थायी नहीं थे। और मेरे पास जो कुछ भी था, वह अब पूरी तरह निरर्थक हो गया है, सिवाय एक चीज के। बीरबल उत्सुक हुए। वह क्या, बेटी? जीनत ने अपनी दीवार पर टंगी हुई एक पुरानी, फीकी पड़ चुकी प्रतिष्ठा पत्रिका, सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर, की ओर इशारा किया, जिस पर राजा की मोहर लगी थी। यह राजा ने दी थी, सम्मान के रूप में। यह अभी भी वहां टंगी है, स्थायी है। मेरे मोहल्ले के लोगों के बीच इसका बलवान मूल्य है। वे मुझे सम्मान देते हैं, पर यह मेरे भूखे पेट या मेरी बीमारी के लिए पूरी तरह निरर्थक है। यह न मुझे खाना दे सकती है, न मेरी दवा। बीरबल ने जीनत को हार्स बंधाया और कुछ धन दिया। उन्होंने मन में सोचा, प्रतिष्ठा, रेपुटेशन, यह बलवान हो सकती है, स्थायी हो सकती है, यदि कागज पर लिखी हो, पर भूखे के लिए निरर्थक है। यह एक महत्वपूर्ण सूत्र था। अगली सुबह, द नेक्स्ट मॉर्निंग, किसान का खेत। अगली सुबह बीरबल ने अपने कदम नगर के बाहर खेतों की ओर बढ़ाए। धूप तेज थी और एक किसान अपनी सूखी हुई जमीन पर बैठा रो रहा था। बीरबल ने उससे बात की। किसान का नाम दयाराम था। दयाराम ने बताया कि पिछले वर्ष की अच्छी फसल के बाद एक स्थानीय कर अधिकारी, टैक्स कलेक्टर, ने जानबूझकर उसकी जमीन का मूल्य बढ़ा दिया और उस पर भारी कर, हैवी टैक्स, लगा दिया। हुजूर, मैंने महाराज के दरबार में न्याय की गुहार लगाई। मेरे पास सत्ता नहीं थी, पर मेरे पास सबूत थे। जज ने मेरी बात सुनी और कर अधिकारी को सजा दी। मुझे लगा कि न्याय जीत गया। तो फिर तुम रो क्यों रहे हो? बीरबल ने पूछा। दयाराम ने सूखी जमीन की ओर इशारा किया। न्याय तो हुआ, पर समय बीत गया। कर अधिकारी ने जानबूझकर मेरे मामले को इतना खींचा कि मैंने बुवाई का समय गवा दिया। अब मेरे पास जमीन है, न्याय का फैसला है, पर कोई बीज नहीं है, कोई फसल नहीं है। न्याय की कागजी जीत हुई, दयाराम ने कड़वाहट से कहा, पर मेरा परिवार अगले साल तक भूखा रहेगा। वह फैसला स्थायी है, उसमें राजा की शक्ति है, पर मेरे लिए आज यह निरर्थक है। बीरबल ने सोचा, सरकारी प्रक्रिया, ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस या न्यायिक विलंब, जुडिशियल डिले, यह बलवान है, राजा के आदेश से चलती है, स्थायी है। यह हर युग में धीमी चलती है, पर जब तक न्याय मिलता है, तब तक यह पीड़ित के लिए निरर्थक हो जाती है। यह एक और मजबूत सूत्र था। तीसरी मुलाकात, मौन साधु का रेहे से। बीरबल दोपहर में एक प्राचीन मंदिर पहुंचे। मंदिर के पास एक विशाल वट वृक्ष के नीचे एक साधु बैठा था, जिसने वर्षों से मौन व्रत ले रखा था। पास बैठे उसके शिष्य ने बताया कि साधु ने यह व्रत इसलिए लिया है क्योंकि उन्हें लगता है कि सत्य को शब्दों की आवश्यकता नहीं है। शिष्य ने बताया, साधु महाराज ने जब बोलना छोड़ा था, तब वे एक बड़े धर्मयुद्ध में शामिल थे। उन्होंने देखा कि दोनों पक्ष धर्म और सत्य की बात करते हुए भी भयानक अन्याय कर रहे थे। उन्होंने महसूस किया कि सत्ता, जो युद्ध करवाती है, और न्याय, जिसकी आड़ में युद्ध होता है, दोनों ही अंत में शब्दों पर आधारित है। बीरबल ने साधु को देखा। साधु बिल्कुल शांत थे। बीरबल ने शिष्य से पूछा, क्या साधु महाराज ने कभी इस बारे में कोई संकेत दिया है? शिष्य ने कहा, हाँ, उन्होंने अपनी उंगली से जमीन पर एक बार लिखा था, अंधेरा और उजाला। बीरबल समझ गए। साधु कह रहे थे कि सत्य हमेशा शब्दों के आर पार होता है। इस प्रकार बीरबल ने अपनी पहली रात और दिन में 3 महत्वपूर्ण सूत्र इकट्ठा किए, प्रतिष्ठा, न्यायिक विलंब और मौन शब्दों का द्वंद्व। बीरबल को अब इन तीनों सूत्रों को मिलाकर वह एकमात्र चीज खोजनी थी जो बलवान, स्थायी और निरर्थक हो। यह कहानी का दूसरा भाग है। बीरबल ने 3 सूत्र खोज लिए हैं। आगे क्या होगा? सत्य का दूसरा सूत्र, जुए का पासा और धोखे का मोल। सूत्रों का विश्लेषण।
बीरबल ने अपनी पहली रात और दिन की खोज के बाद एक टूटी हुई हवेली के खंडहर में शरण ली। उनके सामने 3 विचार थे, प्रतिष्ठा, रेपुटेशन बलवान, स्थायी, पर जरूरतों के लिए निरर्थक। न्यायिक विलंब, जुडिशियल डिले राजा की मुहर से बलवान, प्रक्रिया के कारण स्थायी, पर समय बीतने पर निरर्थक। मौन, साइलेंस, सत्य को शब्दों से ऊपर रखने का प्रयास। बीरबल ने महसूस किया कि ये तीनों चीजें उत्तर के परिणाम थे, उत्तर स्वयं नहीं। प्रतिष्ठा एक प्रकार का सामाजिक न्याय है जो सत्ता, राजा की मुहर से आता है। न्यायिक विलंब एक सत्तात्मक प्रक्रिया है जो न्याय को मार डालती है। उन्हें अब एक ऐसा सूत्र चाहिए था जो इन दोनों के केंद्र में हो, वह चीज जो न्याय को दूषित करती है और सत्ता को कायम रखती है, पर जब उसे हासिल कर लिया जाता है तो वह सबसे निरर्थक साबित होती है। उन्होंने ठान लिया कि आज रात वह शहर की अंधेरी दुनिया में उतरेंगे जहां न राजा का औपचारिक न्याय चलता है, न दरबारियों की औपचारिक सत्ता। जुए के अड्डे पर, एट दी गैम्बलिंग डेन। रात के दूसरे पहर में बीरबल शहर के एक गुप्त जुए के अड्डे पर पहुंचे। यह जगह किले की दीवारों से दूर एक पुराने गोदाम के पीछे छिपी हुई थी। यहां सत्ता धन की थी और न्याय जुए के पासे पर टिका था। अंदर एक भीड़ थी जो 2 लोगों के बीच एक दाव देख रही थी। एक था धनी व्यापारी का बेटा जिसका नाम जयंत था, जो अपनी दौलत की सत्ता से रौब जमा रहा था। दूसरा था गोपाल, एक गरीब कारीगर जिसने अपनी बेटी की शादी के लिए बचाए हुए थोड़े से पैसे दाव पर लगाए थे, न्याय की उम्मीद में कि उसका अच्छा भाग्य उसे जीत दिलाएगा। दाव था जुए के पासे का आखिरी फेंक। जयंत ने पासा फेंका और 6 आया। गोपाल ने पासा फेंका और 1 आया। जयंत ने जोर से हंसते हुए गोपाल का सारा धन उठा लिया। गोपाल जमीन पर बैठ गया और चिल्लाया, धोखा, यह पासा झूठा है। मैंने देखा। जयंत ने पासा बदलते समय अपने हाथ की सफाई दिखाई थी। धोखे का पासा और झूठा न्याय। गोपाल ने भीड़ से न्याय की गुहार लगाई। भीड़ में कुछ लोग गोपाल के पक्ष में थे, लेकिन किसी में इतनी सत्ता नहीं थी कि वह जयंत के धनी परिवार के खिलाफ बोल सके। जयंत मुस्कुराया, सबूत कहाँ है? कारीगर, यहां कोई न्यायाधीश नहीं है। अगर तुम मुझ पर झूठा इल्जाम लगाते हो तो मैं तुम्हें मानहानि के लिए अदालत में खींच सकता हूं। गोपाल ने कहा, ईश्वर मेरा न्याय करेगा। जयंत ने अपने हाथ में पकड़े पासे को हवा में उछाला और जब वह जमीन पर गिरा तो वह एक साधारण पत्थर का टुकड़ा बन गया, जैसा कि जुए के बाद अक्सर किया जाता था ताकि कोई सबूत न रहे। ईश्वर, हाँ, ईश्वर का न्याय बहुत धीमा है। कारीगर, इस दुनिया में चलती है प्रमाण की सत्ता और कानून का न्याय, और मेरे पास दोनों है। बीरबल ने इस घटना में उस तीसरी चीज को महसूस किया जिसकी उन्हें तलाश थी। तीसरी चीज का रहस्योद्घाटन। बीरबल ने महसूस किया कि गोपाल हार गया क्योंकि उसके पास प्रमाण नहीं था। जयंत जीत गया क्योंकि उसने प्रमाण को नष्ट कर दिया। बीरबल ने अपनी छड़ी से जमीन पर एक रेखा खींची और एक बूढ़े राहगीर के रूप में जयंत से पूछा, बेटा, तुमने उस गरीब आदमी का धन ले लिया, तुम्हें क्या मिला? जयंत ने अकड़कर कहा, मुझे धन मिला बाबा, सत्ता का फल। बीरबल ने पूछा, तुम्हारी जीत में क्या था? धोखा, जयंत ने हंसते हुए कहा, और झूठ। बीरबल ने तुरंत झूठ लाई पर ध्यान केंद्रित किया। बलवान, झूठ सबसे बलवान होता है। एक झूठ राजा की सत्ता को हिला सकता है और न्याय के पूरे भवन को गिरा सकता है। जयंत का झूठ गोपाल का धन छीनने में बलवान था। स्थायी, झूठ स्थायी होता है। एक बार बोला गया झूठ इतिहास में अमर हो सकता है, पीढ़ियों तक विवाद पैदा कर सकता है। जयंत का धोखा गोपाल की बेटी की शादी की कहानी को हमेशा के लिए कड़वा कर देगा। निरर्थक, लेकिन क्या झूठ निरर्थक है? अगर झूठ से धन मिलता है तो वह निरर्थक कैसे हुआ? बीरबल ने वापस गोपाल की ओर देखा, जो अब केवल निराशा में चुपचाप बैठा था। बीरबल ने गोपाल से पूछा, कारीगर, तुम्हें धन नहीं मिला, पर क्या मिला? गोपाल ने टूटी हुई आवाज में कहा, बाबाजी, मुझे एक चीज मिली जो अब हमेशा मेरे साथ रहेगी। वह है दूसरों पर विश्वास खोने का एहसास। बीरबल को अपने उत्तर का चौथा और सबसे शक्तिशाली सूत्र मिल गया। उन्होंने देखा कि जयंत ने झूठ से धन हासिल किया, पर उस धन से उसे केवल और अधिक लोभ मिला और अंत में वह अपने कर्मों के कारण कभी शांति से नहीं सो पाएगा। जो सत्ता उसने धोखे से जीती,
वह उसे कभी खुशी नहीं दे सकती। जयंत की झूठी जीत, सत्ता का परिणाम और गोपाल के टूटे हुए विश्वास, न्याय का अभाव के बीच एक चीज थी जो समान रूप से मौजूद थी। वह चीज थी सत्य का अभाव। लेकिन सत्य का अभाव कहने से सम्राट संतुष्ट नहीं होंगे। अंतिम सूत्र, टूटे हुए रिश्ते, ब्रोकन बॉन्ड्स। बीरबल ने जयंत को देखा, जो अब हंसते हुए एक नर्तकी को धन फेंक रहा था, और गोपाल को देखा, जो अपनी बेटी की शादी के सपने को टूटते हुए देख रहा था। बीरबल समझ गए, बलवान वह जो मनुष्य के बीच के रिश्ते को पल भर में तोड़ सकता है। स्थायी वह जो एक बार टूट जाने पर कभी भी पूरी तरह से नहीं जुड़ता। निरर्थक वह जो बलवान और स्थायी होने के बावजूद किसी भी राजा या राज्य के लिए किसी काम का नहीं है। यह वह चीज थी जिसके टूटने पर सत्ता और न्याय दोनों ही निरर्थक हो जाते हैं। बीरबल ने उस जुए के अड्डे को छोड़ दिया। वह जानते थे कि उन्हें अभी भी एक ऐसा शब्द खोजना है जो इन सभी अनुभवों को एक साथ बांधते। यह कहानी का तीसरा भाग है। बीरबल ने अपने सभी सूत्रों को इकट्ठा कर लिया है और अब वह निर्णायक शब्द की तलाश में है जो बलवान, स्थायी और निरर्थक की कसौटी पर खरा उतर सके। आगे क्या होगा? इससे पहले कि मैं भाग 8 शुरू करूं, यहां पिछले भागों से भाग 8 तक का संक्षिप्त घटनाक्रम दिया गया है। भाग 4 अंतिम सूत्र और उत्तर की संरचना। बीरबल को अंततः अंतिम सूत्र मिलता है। वह देखते हैं कि जब एक बूढ़ा व्यक्ति अपने बेटे को अपनी गलती के लिए माफ करने से मना कर देता है, तो वह दोनों के जीवन में कटुता और अविश्वास को स्थायी कर देता है। बीरबल निष्कर्ष निकालते हैं कि सत्ता और न्याय का अंतिम परिणाम मनुष्य का विश्वास है। भाग 5 सूत्रों का संयोजन। बीरबल तीनों सूत्रों, प्रतिष्ठा, न्यायिक विलंब, अविश्वास को जोड़कर एक एकल शब्द या विचार बनाते हैं। अपेक्षा, एक्सपेक्टेशन या आशा, होप। भाग 6 दरबार में ईर्ष्या। बीरबल तीसरे दिन शाम को दरबार लौटते हैं। दरबारी, विशेषकर मानसिंह, उन्हें असफल साबित करने की चालें चलते हैं। भाग 7 उत्तर की तैयारी। सम्राट बीरबल को अगले दिन उत्तर देने का आदेश देते हैं। बीरबल एक विशेष प्रकार की मिट्टी और लकड़ी का प्रयोग करके दरबार में एक छोटी सी प्रस्तुति की व्यवस्था करते हैं, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि उनका जवाब केवल शब्द नहीं बल्कि एक अनुभव बने। कहानी का भाग 8 विक्रम की बहादुरी और बीरबल की चाल। चौथी सुबह दरबार की उत्सुकता। चौथी सुबह राजसभा में तिल रखने की जगह नहीं थी। दरबारियों के चेहरे पर उत्सुकता, ईर्ष्या और भय तीनों का मिश्रण था। हर कोई जानता था कि यदि बीरबल असफल हुए तो मौन व्रत का अपमान उनका भी इंतजार कर रहा था। सम्राट विक्रमादित्य अपनी भव्यता में सिंहासन पर शांत बैठे थे, लेकिन उनकी आंखें बीरबल के हर हाव भाव को पढ़ रही थीं। बीरबल अपनी तैयारी के अनुसार दरबार के बीचों बीच एक मिट्टी का बर्तन और कुछ सूखी लकड़ियां लेकर खड़े थे। यह दृश्य असामान्य था। सम्राट विक्रम ने धीमे, गंभीर स्वर में पूछा, बीरबल, मोहलत समाप्त हुई। क्या तुम हमारे प्रश्न का अकाट्य उत्तर लाए हो? याद रहे, यदि तुम्हारा जवाब बलवान, स्थायी और निरर्थक इन तीनों गुणों को एक साथ सिद्ध नहीं कर पाया तो तुम्हारा दंड निश्चित है। बीरबल ने झुककर प्रणाम किया। उनकी मुद्रा में कोई घबराहट नहीं थी, केवल गहरा आत्मविश्वास था। जहां पनाह, आपके प्रश्न का उत्तर, जैसा कि मैंने कहा था, किताबों में नहीं बल्कि जीवन के अनुभव में मिला है। और उत्तर केवल एक शब्द नहीं है, बल्कि उस शब्द को सिद्ध करने की एक छोटी सी कहानी और एक परीक्षा है। दरबारी मानसिंह तुरंत बोले, महाराज, यह चाल है। प्रश्न का उत्तर एक शब्द होना चाहिए। यह कोई नाटक क्यों कर रहे हैं? बीरबल ने सम्राट की ओर देखा। महाराज, मानसिंह जी स्वयं ही मेरे पहले गुण को सिद्ध कर रहे हैं, अपेक्षा। उन्हें अपेक्षा है कि मैं असफल होऊंगा, और यह अपेक्षा ही उन्हें मेरे जवाब पर संदेह करने के लिए बल दे रही है। यही मेरे उत्तर का पहला संकेत है। सम्राट विक्रम मुस्कुराए। अच्छा, तो तुम्हारी चाल शुरू हो गई है। हम तुम्हारी परीक्षा और तुम्हारी कहानी सुनने को तैयार है। बताओ, क्या है वह चीज जो बलवान, स्थायी और निरर्थक है? बीरबल की चाल, अपेक्षा का प्रदर्शन। बीरबल ने अपने हाथों में रखी सूखी लकड़ियों को मिट्टी के बर्तन के नीचे रखा और एक छोटी सी चिंगारी से उन्हें जलाया। धीरे धीरे धुआं उठने लगा। बीरबल ने कहा, हुजूर,
उत्तर है मनुष्य की आशा, या आपके प्रश्न के संदर्भ में कहें तो अपेक्षा का भार। दरबारियों ने कानाफूसी शुरू कर दी। आशा? यह कैसे बलवान, स्थायी और निरर्थक हो सकती है? बीरबल ने अपनी बात जारी रखी। सबसे पहले सिद्ध करते हैं बलवान होना। यह आग जो मैंने जलाई है छोटी है, पर आशा इससे भी ज्यादा बलवान है। सत्ता चलती है आशा पर। आपके सिपाही आशा करते हैं कि आप उन्हें न्याय देंगे। आपके किसान आशा करते हैं कि आप उनकी रक्षा करेंगे। यह आशा ही है जो उन्हें आपके आदेश मानने का बल देती है। यदि वे आशा छोड़ दे तो आपकी सत्ता एक पल में मिट्टी हो जाएगी। न्याय भी आशा पर टिका है। न्याय की आशा ही लोगों को बदला लेने से रोकती है। आशा बलवान है क्योंकि यह सत्ता और न्याय की नींव है। अब बीरबल ने बर्तन की ओर इशारा किया जिसमें धुआं भर गया था। अब सिद्ध करते हैं स्थायित्व। हुजूर, यह धुआं ऊपर उठ रहा है। यह आशा की तरह ही है। आशा कभी मरती नहीं। जीनत, नर्तकी, आज भी आशा करती है कि उसका सम्मान लौटेगा। गोपाल, कारीगर, आज भी आशा करता है कि उसकी बेटी की शादी होगी। यहां तक कि वह बेईमान जयंत भी आशा करता है कि उसे उसके पापों की सजा नहीं मिलेगी। आशा स्थायी है। यह पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है, कभी पूरी नहीं मरती। यहां तक कि सबसे भयानक निराशा में भी इसकी एक लौ बाकी रह जाती है। यह मनुष्य के स्वभाव में सबसे गहरी जड़ वाली चीज है। बीरबल ने मिट्टी के बर्तन को उठाया और उसे जोर से जमीन पर फेंक दिया। बर्तन टूटकर चूर चूर हो गया। आग बुझ गई और राख उड़ गई। और अंत में सिद्ध करते हैं निरर्थकता, फ्यूटाइल। हुजूर, जब किसी मनुष्य की आशा पूरी तरह टूट जाती है, जैसा कि मैंने वह बर्तन तोड़ा, तो वह उसके लिए पूरी तरह निरर्थक हो जाती है। जब किसान को न्याय की आशा में फसल खोनी पड़ती है, तो वह न्याय और आशा दोनों को निरर्थक मानता है। जब एक सिपाही लड़कर भी अपने परिवार को नहीं बचा पाता, तो उसकी बहादुरी और उसकी राजा से आशा दोनों निरर्थक हो जाती है। यह इतनी बलवान और स्थायी चीज है, लेकिन जब यह टूटती है तो इसका कोई मोल नहीं बचता। टूटी हुई आशा बलवान होने के बावजूद निरर्थक है। विक्रम की बहादुरी, प्रश्न में छिपी चुनौती। बीरबल ने निष्कर्ष निकाला, जहांपनाह, वह चीज जो सत्ता और न्याय के द्वंद्व में सबसे बलवान, सबसे स्थायी और अंततः सबसे निरर्थक होती है, वह है मनुष्य की आशा, द होप ऑफ मैन। सम्राट विक्रम शांति से उठे। उनका मुखमंडल गंभीर था, पर उनकी आंखों में एक चमक थी। बहुत खूब, बीरबल, विक्रम ने कहा। तुमने अपने तर्कों से आशा को बलवान और स्थायी सिद्ध किया, परंतु तुमने निरर्थकता को सिद्ध करने के लिए एक टूटे हुए बर्तन का सहारा लिया। यह तुम्हारी चाल है, लेकिन हम तुम्हें एक विक्रम की बहादुरी वाली चुनौती देते हैं। विक्रम सिंहासन से नीचे उतरे और सीधे बीरबल के पास आए। उन्होंने अपने हाथ से बीरबल के गले की ओर इशारा किया। बीरबल, हम तुम्हें अंतिम परीक्षा देते हैं। मेरी परीक्षा का उत्तर तुम्हारी आशा पर टिका है। यदि तुम सच में मानते हो कि आशा इतनी बलवान और स्थायी है, तो तुम्हें मेरे सामने एक काम करना होगा जिससे तुम अपनी जान की आशा पूरी तरह खो दो। दरबार में सन्नाटा छा गया। क्या सम्राट बीरबल को मारने वाले थे? विक्रम ने अपनी कमर से जहर की एक छोटी शीशी निकाली। बीरबल, यह राजकोष से निकाला गया सबसे तीव्र जहर है। हम तुम्हें आदेश देते हैं कि तुम इसे अभी पी जाओ। बीरबल ने आंखें चौड़ी कर लीं। यह वास्तव में एक असाध्य चुनौती थी। सम्राट विक्रम अपनी बहादुरी और न्याय के लिए प्रसिद्ध थे, पर बीरबल को यह भी पता था कि राजा अपनी बात से पीछे नहीं हटते। यदि बीरबल इसे पी लेते तो उनकी मृत्यु निश्चित थी और उनकी आशा निरर्थक साबित होती। यदि वह मना कर देते तो वह प्रश्न का उत्तर देने में असफल होते और उन्हें मौन का दंड मिलता। यह वह क्षण था जहां विक्रम की बहादुरी, राजा की अपनी बात पर दृढ़ता और बीरबल की चाल, उनकी बुद्धिमत्ता आमने सामने खड़ी थी। बीरबल की अंतिम चाल। बीरबल ने एक क्षण के लिए सम्राट की आंखों में देखा। उन्हें वहां कोई दुर्भावना नहीं दिखी, केवल अंतिम सत्य को जानने की तीव्र इच्छा थी। बीरबल ने जहर की शीशी अपने हाथ में ली। उन्होंने आंखें बंद की, फिर मुस्कुराए और शीशी को अपने होठों के करीब ले गए। दरबारी सांस रोके खड़े थे। मानसिंह भी कांप रहे थे। तभी बीरबल रुके।
उन्होंने शीशी को नीचे रखा और सिर झुकाया। जहांपनाह, बीरबल ने अत्यंत शांति से कहा, मैं इस जहर को पीने के लिए तैयार हूं, क्योंकि यह मेरी आशा को बलवान और स्थायी सिद्ध करने का अंतिम तरीका है। विक्रम ने पूछा, लेकिन तुम रुके क्यों? बीरबल ने कहा, हुजूर, मैं आशा करता हूं कि आप न्यायप्रिय हैं, और यह मेरी बलवान आशा है। स्थायी आशा यह है कि आप केवल मेरे उत्तर की परीक्षा ले रहे हैं। मेरी जान लेने का आपका कोई इरादा नहीं है, और मैं अपनी इस निरर्थक आशा के लिए रुका हूं कि अगर मैं मर गया तो कौन आपकी सत्ता को सच्चाई का आईना दिखाएगा और आपको न्याय के रास्ते पर रखेगा। अगर मैंने इसे पिया तो आपकी सबसे बड़ी आशा, यानी मेरे जीवित रहने की आशा, टूट जाएगी, और उस पल मेरी जान लेने का आपका कृत्य आपकी अपनी सत्ता के लिए निरर्थक साबित हो जाएगा। जवाब का वार बीरबल ने मुस्कुराते हुए शीशी सम्राट की ओर बढ़ा दी। महाराज, आप इतने न्यायप्रिय हैं कि मैं आशा करता हूं कि आप मुझे यह जहर पीने से रोकेंगे। यही मेरी सबसे बड़ी चाल है, क्योंकि अब आपकी बहादुरी मेरी आशा को निभाने पर टिकी है। यह कहानी का 8वां भाग है, जहां बीरबल ने अपने उत्तर को सिद्ध करने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। आगे क्या होगा? मैं कहानी को आगे बढ़ाता हूं और प्रस्तुत करता हूं कहानी का 9वां भाग, जहां बीरबल की चाल अपने चरम पर पहुंचती है और सम्राट विक्रमादित्य के पास मौन रहने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। उत्तर का चरम और सत्य का पर्दाफाश। बीरबल ने अपनी जान दांव पर लगाकर जहर की शीशी वापस सम्राट विक्रमादित्य की ओर बढ़ा दी थी। पूरी राजसभा में एक भयानक सन्नाटा छा गया था, जिसे केवल बीरबल और विक्रम की धड़कनें ही तोड़ रही थीं। बीरबल का अंतिम वाक्य हवा में गूंज रहा था, अब आपकी बहादुरी मेरी आशा को निभाने पर टिकी है। सम्राट विक्रमादित्य शीशी को देख रहे थे। उनके चेहरे पर पहले जो दृढ़ता थी, वह अब संघर्ष में बदल गई थी। बीरबल ने न केवल उनके प्रश्न का उत्तर दिया था, बल्कि उन्होंने सम्राट को ही उस उत्तर का जीवित प्रमाण बना दिया था। अगर सम्राट जहर पीने देते, तो वह अपनी न्यायप्रियता और दयालुता की प्रतिष्ठा को नष्ट कर देते। उनकी सत्ता तो बरकरार रहती, पर उनके न्याय की आशा टूट जाती, जिससे बीरबल का तर्क सिद्ध हो जाता कि आशा टूटकर निरर्थक हो जाती है। अगर सम्राट बीरबल को रोकते, तो वह यह स्वीकार करते कि बीरबल की उन पर रखी गई आशा इतनी बलवान और स्थायी थी कि उसने स्वयं राजा के आदेश, जहर पीने के आदेश, को पलट दिया। विक्रम, जो न्याय और धर्म के पथ पर चलने के लिए जाने जाते थे, एक पल के लिए कांप गए। उनकी बहादुरी हमेशा तलवार चलाने या युद्ध जीतने में नहीं थी, बल्कि धर्म का पालन करने और मानवीय मूल्य को बनाए रखने में थी। विक्रम की चुप्पी। विक्रम ने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और बीरबल के हाथ से जहर की शीशी ले ली। उन्होंने शीशी को जमीन पर फेंका नहीं, बल्कि उसे अपनी जेब में रखा। सम्राट ने अपनी आंखें बंद कर लीं। जब उन्होंने उन्हें खोला, तो उनमें निराशा नहीं, बल्कि एक गहरी संतुष्टि थी। विक्रम ने धीमे स्वर में कहा, बीरबल, तुम जीते। यह केवल बीरबल की जीत नहीं थी, यह उस अदृश्य शक्ति की जीत थी, जिसे बीरबल ने आशा कहा था। सम्राट ने गहरी सांस ली और बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता ने मेरी अपनी ही परीक्षा को मेरे खिलाफ खड़ा कर दिया। जब मैंने तुम्हें जहर पीने का आदेश दिया, तो मेरी अपेक्षा थी कि तुम मेरी आज्ञा मानोगे, सत्ता का बल। लेकिन जब तुमने अपनी जान की परवाह किए बिना मेरी न्यायप्रियता पर आशा रखी, तो तुम्हारी आशा मेरे आदेश से अधिक बलवान सिद्ध हुई। उन्होंने चारों ओर दरबारियों की ओर देखा। तुम्हारी जान की आशा मेरी सत्ता के बल से अधिक स्थायी है, क्योंकि सत्ताएं बदलती है, पर मनुष्य की न्याय की आशा कभी नहीं मरती। और यदि मैं तुम्हारी इस आशा को तोड़ता, तो मेरी पूरी न्याय व्यवस्था निरर्थक हो जाती। तुम्हारी जान लेने का मेरा कृत्य मेरे राजत्व के लिए सबसे बड़ा निरर्थक कार्य होता। विक्रम अपने सिंहासन की ओर मुड़े, पर बैठे नहीं। उन्होंने बीरबल की ओर सम्मान से देखा। हम स्वीकार करते हैं। वह चीज जो सत्ता और न्याय के द्वंद्व में सबसे बलवान, सबसे स्थायी और अंततः सबसे निरर्थक है, वह है मनुष्य की आशा, राजा का मौन। फिर सम्राट विक्रमादित्य ने वह किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। वह कुछ देर चुपचाप खड़े रहे। उन्होंने न कोई पुरस्कार दिया, न कोई राजकीय घोषणा की। उन्होंने केवल अपने हाथ जोड़े और फिर उन्हें अपनी छाती पर रख लिया। सम्राट ने कहा, बीरबल, इस समय मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई शब्द नहीं है। तुम्हारी जीत इतनी महान है कि मेरे शब्द इसे बयान नहीं कर सकते। और बस। सम्राट विक्रमादित्य चुप हो गए।
उन्होंने बीरबल को सिंहासन के पास आने का संकेत दिया और उन्हें गले लगाया। यह उनका मौन सम्मान था। राजा की चुप्पी ने दरबारियों को हतप्रभ कर दिया। राजा का मौन बीरबल के सबसे बड़े शब्दों से भी ज्यादा गूंजने वाला था। ईर्ष्यालु मानसिंह, जो बीरबल को मौन का दंड मिलते देखना चाहता था, अब खुद मौन हो गया। उसे समझ आ गया था कि बीरबल ने राजा को भी मौन रहने पर मजबूर कर दिया। सत्य का पर्दाफाश। बीरबल ने अपने इस उत्तर से सिद्ध कर दिया कि सत्ता और न्याय दोनों ही मानवीय भावना पर टिके हैं। राजा का सबसे बड़ा बल उसकी सेना या खजाना नहीं, बल्कि जनता का उस पर विश्वास, आशा है। यदि कोई शासक उस आशा को तोड़ता है तो उसकी सारी शक्ति अंततः निरर्थक हो जाती है। बीरबल ने सम्राट को उनके प्रश्न का उत्तर दे दिया था और बदले में सम्राट ने उन्हें एक ऐसी जीत दी थी जो किसी भी पुरस्कार से बड़ी थी, राजा की चुप्पी। यह कहानी का 9वां भाग है, जहां सम्राट विक्रम ने बीरबल के सामने हार मानते हुए मौन धारण किया। आगे क्या होगा? सम्राट विक्रमादित्य की चुप्पी, जो बीरबल की जीत के सम्मान में थी, पूरे दरबार पर छा गई। कुछ क्षणों के लिए ऐसा लगा जैसे राजमहल की घड़ी भी रुक गई हो। यह चुप्पी सोने चांदी या पदवियों से अधिक मूल्यवान थी। यह एक राजा की नैतिक हार और बौद्धिक जीत की स्वीकृति थी। बीरबल ने सम्राट को झुककर प्रणाम किया। उन्होंने जहर की शीशी को सम्राट की मेज पर रखा, जैसे किसी भारी बोझ को उतार दिया हो। सम्राट विक्रम ने अंततः चुप्पी तोड़ी, लेकिन उनकी आवाज पहले से कहीं अधिक विनम्र और गंभीर थी। बीरबल, सम्राट ने कहा, तुमने हमें केवल हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, बल्कि तुमने हमें यह भी सिखाया कि सत्ता की सबसे बड़ी परीक्षा क्या होती है। सत्ता का बल न्याय की अपेक्षा को तोड़ने में नहीं, बल्कि उसे संजोए रखने में है। मेरी बहादुरी आज तुम्हारी आशा पर टिकी थी और मैंने चुना कि राजा की बहादुरी आशा को निभाने में ही है। बीरबल का सम्मान। विक्रम ने अपने सिंहासन के पास खड़ी एक रत्नजलित पेटी को खोलने का इशारा किया। दरबारियों को लगा कि अब बीरबल को अपार धन या उच्च पदवी दी जाएगी, लेकिन सम्राट ने पेटी में से एक साधारण कलम निकाली, जो न सोने की थी, नहीं चांदी की, बल्कि केवल चंदन की लकड़ी से बनी थी। सम्राट ने वह कलम बीरबल को भेंट की। बीरबल, विक्रम ने कहा, हम तुम्हें धन नहीं दे रहे क्योंकि तुम्हारी बुद्धि अपार है। हम तुम्हें पदवी नहीं दे रहे क्योंकि तुम पहले से ही राजसभा के नवरत्न हो। हम तुम्हें यह कलम देते हैं। यह कलम तुम्हें यह याद दिलाएगी कि तुम्हारी वाणी और तुम्हारी बुद्धि किसी भी राजा की सत्ता से अधिक बलवान है। आज के बाद जब भी कोई शासकीय आदेश या न्याय का फैसला लिखा जाएगा, तो वह पहले तुम्हारी इस कलम से छुआ जाएगा। यह सुनिश्चित करेगा कि कोई भी फैसला मनुष्य की आशा को निरर्थक न करे। यह सम्मान किसी भी पदवी से बड़ा था। इसका अर्थ था कि बीरबल की बुद्धिमत्ता को अब राजकीय कानून के निर्माण में सर्वोच्च स्थान दिया गया था। दरबारी मानसिंह और अन्य ईर्ष्यालु दरबारी अब वास्तव में मौन हो गए थे। उन्हें समझ आ गया था कि बीरबल ने न केवल अपनी वाणी बचाई, बल्कि उसे राज्य के फैसलों में एक स्थायी अधिकार भी दिला दिया। अंतिम फैसला और राजा का संकल्प। सम्राट विक्रमादित्य ने अंत में पूरे दरबार को संबोधित किया। यह घटना, उन्होंने घोषणा की, पूरे राज्य के लिए एक सबक है। हमने आज देखा कि सत्ता और न्याय के बीच का सबसे बड़ा सत्य आशा है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम यह सुनिश्चित करें कि राज्य में कोई भी आशा टूटने न पाए। उन्होंने 3 राजकीय फैसले सुनाए जो बीरबल की खोजों पर आधारित थे। न्यायिक विलंब पर रोक। आज से छोटे और मध्य स्तर के न्याय के मामलों को निपटाने की एक निश्चित समय सीमा तय की जाती है। किसी भी मामले को इतना लंबा नहीं खींचा जाएगा कि न्याय की आशा पीड़ित के लिए निरर्थक हो जाए। बीरबल का दूसरा सूत्र याद करते हुए, सरकारी प्रतिष्ठा का मूल्य। सैनिकों और कारीगरों को दिए जाने वाले सम्मान पत्रों के साथ उन्हें वास्तविक भूमि अनुदान या नकद सहायता दी जाएगी, ताकि उनकी प्रतिष्ठा केवल कागजी न रहे, बल्कि उनके जीवन में बलवान और अर्थपूर्ण बनी रहे। बीरबल का पहला सूत्र याद करते हुए, ईमानदारी का कोष। एक जन विश्वास कोष स्थापित किया जाएगा, जो विशेष रूप से उन मामलों के लिए होगा जहां धोखे या झूठ के कारण न्याय नहीं मिल पाया हो, ताकि टूटी हुई आशा और विश्वास को बहाल किया जा सके। बीरबल का तीसरा सूत्र याद करते हुए, सम्राट विक्रमादित्य ने फिर बीरबल को देखा। बीरबल, तुम्हारी 3 रातों की खोज ने मेरे राज्य को 3 नई नीतियां दी है। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया। यह कहानी सिद्ध करती है कि बीरबल की बुद्धिमत्ता केवल हास्य या तर्क तक सीमित नहीं थी,
बल्कि वह गहरी मानवीय समझ और शासकीय दूरदर्शिता पर आधारित थी। उनके जवाब ने राजा को इतना संतुष्ट और विस्मित किया कि सम्राट विक्रमादित्य के पास मौन रहने के अलावा कोई शब्द नहीं था। कहानी समाप्त होती है। वह अमावस्या की रात थी। तारे अपनी पूरी चमक बिखेर रहे थे, पर आगरा के किले के भीतर सम्राट विक्रमादित्य अपने भव्य शयन कक्ष में बेचैन थे। आधी रात के बाद वह पसीने में लथपथ उठे। उन्हें एक असाधारण सपना आया था। सपने में सम्राट एक विशाल अंधेरे मैदान में खड़े थे। उनके सामने 3 विशालकाय मूर्तियां थीं, जो लोहे, सोने और धूल की बनी थीं। तीनों मूर्तियां एक ही प्रश्न पूछ रही थीं, लेकिन उनकी आवाजें हवा में गूंजकर एक रहस्यमय श्लोक बन रही थीं। लोहे का बोझ क्या, सोने की चाल क्या, धूल में छिपा हुआ अनमोल माल क्या, जानो तो राजा, न जानो तो दास। सम्राट विक्रम ने रात के बाकी घंटे उस श्लोक का अर्थ समझने में बिता दिए। वह एक महान राजा थे, न्यायप्रिय, बहादुर और बुद्धि के धनी, पर इस रहस्य ने उन्हें अशांत कर दिया था। वह जानते थे कि यह कोई साधारण सपना नहीं, बल्कि उनके शासन और न्याय की कठिन चुनौती थी। अगले दिन सुबह राजसभा असाधारण रूप से गंभीर थी। सम्राट विक्रमादित्य सिंहासन पर बैठे थे, पर उनके मुख पर पिछले दिन की चमक के बजाय एक गंभीर संकल्प की छाया थी। उन्होंने अपने मुख्य दरबारी और सलाहकार मानसिंह को देखा, जो हमेशा की तरह अपनी पदवी पर इतराते हुए बैठे थे। विक्रम ने घोषणा की, दरबारियों, हमें पिछली रात एक स्वप्न आया है, जिसने हमारे मन में 3 ऐसे प्रश्न खड़े कर दिए हैं, जिनका उत्तर अगर हमें नहीं मिला तो हमें लगेगा कि हमारा शासन अधूरा है। उन्होंने श्लोक को दोहराया। जब उन्होंने तीनों प्रश्नों को विस्तार से बताया, तो पूरे दरबार में खलबली मच गई। लोहे का बोझ क्या, मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा बोझ क्या है? सोने की चाल क्या, इस ब्रह्मांड में सबसे तेज चीज क्या है? धूल में छिपा हुआ अनमोल माल क्या, द प्राइसलेस ट्रेजर, जीवन की सबसे अनमोल वस्तु क्या है? मानसिंह ने डरते हुए कहा, महाराज, ये तो दार्शनिक प्रश्न है। इनका कोई एक निश्चित उत्तर नहीं हो सकता। इन्हें छोड़ दीजिए। विक्रम ने दृढ़ता से कहा, नहीं मानसिंह, यह प्रश्न राजा के धर्म से जुड़ा है। यदि हम अपने मनुष्य को नहीं जानते, उसके बोझ को नहीं समझते, उसकी गति को नहीं माप सकते और उसके मूल्य को नहीं पहचान सकते, तो हम कैसा न्याय करेंगे? हम प्रतिज्ञा करते हैं कि जब तक हमें इन तीनों प्रश्नों का अकाट्य उत्तर नहीं मिलेगा, तब तक हम कोई बड़ा युद्ध नहीं लड़ेंगे। दरबारियों की कानाफूसी जोर पकड़ने लगी। कोई भी इन जटिल प्रश्नों का उत्तर देने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तभी सबकी निगाहें उस ओर गईं, जहां हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए बीरबल खड़े थे। विक्रम की आंखें बीरबल पर टिकीं। बीरबल, हमने अपनी सबसे बड़ी चुनौती तुम्हें सौंपने का निश्चय किया है। क्या तुम इन तीनों प्रश्नों का उत्तर देने की हिम्मत करोगे? ये प्रश्न तुम्हारी बुद्धिमत्ता की सबसे कठिन कसौटी है। बीरबल ने आगे आकर सम्मानपूर्वक सिर झुकाया। महाराज, बीरबल सदैव आपकी सेवा में हाजिर है। यह चुनौती केवल बुद्धि की नहीं है, बल्कि मनुष्य के हृदय को समझने की है। और यह बीरबल का सौभाग्य है कि आपने मुझे यह अवसर दिया। मानसिंह ने तुरंत ताना मारा, देखो बीरबल, यह तुम्हारे मजाक और कहानियों से सुलझने वाला मामला नहीं है। अगर तुम असफल हुए, तो तुम्हें पता है न कि परिणाम क्या होगा। बीरबल ने मुस्कुराकर मानसिंह की ओर देखा। मानसिंह जी, चिंता न करें। असफलता का सबसे बड़ा बोझ तो उत्तर न देने की कोशिश करना है, और उस बोझ को मैं पहले से ही छोड़ चुका हूं। पहला प्रश्न और 7 दिन की मोहलत। सम्राट विक्रम ने बीरबल के आत्मविश्वास को सराहा। बहुत खूब बीरबल, हम तुम्हें एक एक करके प्रश्न देंगे। आज हम तुम्हें पहला प्रश्न देते हैं, मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा बोझ क्या है? हम तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए 7 दिन का समय देते हैं। यदि 8वें दिन तुम संतोषजनक उत्तर नहीं लाए, तो तुम्हें पूरे 1 महीने तक राजकीय सेवा से दूर रहना होगा और अपने घर पर रहकर केवल मिट्टी के बर्तन बनाने होंगे। तुम्हें अपनी बुद्धि को आराम देना होगा और अपने हाथों से श्रम करना होगा। बीरबल ने हंसकर स्वीकार किया, महाराज, मिट्टी के बर्तन बनाना भी जीवन का सत्य है। मैं आपकी शर्त स्वीकार करता हूं। मुझे 7 दिन की मोहलत दी जाए। यह कहकर बीरबल ने राजसभा छोड़ दी और अपनी पहली कठिन चुनौती का उत्तर खोजने के लिए नगर की ओर निकल पड़े। यह कहानी का पहला भाग है, जो चुनौती की गंभीरता और बीरबल के संकल्प को स्थापित करता है।
आगे क्या होगा? बीरबल के पास 7 दिन थे। उन्होंने राजसी वस्त्रों को त्याग कर एक साधारण यात्री का वेश धारण किया। उनका पहला कदम शहर के सबसे व्यस्त बाजार की ओर था, वह स्थान जहां जीवन का भौतिक बोझ सबसे अधिक दिखाई देता है। बीरबल को यह पता था कि सबसे बड़ा बोझ कोई वजनदार चीज नहीं होगी। अगर यह हाथी, सोना या पत्थर का ढेर होता तो कोई भी मूर्ख इसका जवाब दे सकता था। राजा विक्रम का प्रश्न मनुष्य के आंतरिक सत्य से जुड़ा था। बीरबल ने सबसे पहले एक गधे को देखा जिस पर एक धोबी ने इतना कपड़ा लाद दिया था कि वह मुश्किल से चल पा रहा था। बीरबल ने धोबी से पूछा, भाई, क्या इस बेचारे गधे का बोझ सबसे बड़ा है? धोबी ने हंसकर जवाब दिया, बाबाजी, गधे का बोझ तो केवल कपड़ा है जो उतर जाएगा। मेरा बोझ इससे भी बड़ा है। कल रात मेरी बीवी ने कहा है कि अगर मैं इस बार भी देर से लौटा तो वह मायके चली जाएगी। गधे का बोझ उतरता है, बीवी का बोझ सिर पर चढ़ता है। उसका बोझ सबसे बड़ा है। बीरबल मुस्कुराए। घरेलू जिम्मेदारी, डोमेस्टिक ड्यूटी, यह एक बड़ा बोझ है, पर क्या यह सबसे बड़ा है? नहीं। बीरबल आगे बढ़े और उन्होंने एक धनी महाजन को देखा जो पसीने से तरबतर था। वह एक बड़ा चमड़े का थैला पकड़े हुए था जो सोने और जेवरातों से भरा था। वह अपने 2 मजबूत सेवकों के बीच चल रहा था, फिर भी उसकी चाल धीमी थी। बीरबल ने उसे रोककर पूछा, सेठ जी, आप तो धन के धनी हैं, फिर भी इतने थके हुए क्यों दिखते हैं? क्या आपके हाथ में पकड़ा हुआ यह सोने का थैला ही जीवन का सबसे बड़ा बोझ है? सेठ ने चारों ओर देखा, फिर बीरबल को किनारे ले गया और कानाफूसी में बोला, बाबाजी, यह थैला तो हल्का है, असली बोझ तो सोने को खोने का डर है। हर पल मुझे लगता है कि कोई मुझे लूट लेगा। रात को नींद नहीं आती, दिन में भूख नहीं लगती। यह डर इतना भारी है कि जब मैं सोता हूं तो यह मेरे सीने पर बैठ जाता है। मेरे पास जितना धन है, डर का बोझ उतना ही बढ़ता जाता है। सबसे बड़ा बोझ तो असुरक्षा, इनसिक्योरिटी है। बीरबल ने सोचा, यह एक मजबूत जवाब है। असुरक्षा या डर, फियर, यह अदृश्य है, पर हर इंसान ढोता है। बीरबल ने सेठ को धन्यवाद दिया और नगर के बाहर एक शमशान घाट के पास पहुंचे। वहां एक भिखारी बैठा था जो बिल्कुल शांत और संतुष्ट दिखाई दे रहा था। उसके पास फटे पुराने वस्त्रों के अलावा कुछ नहीं था। बीरबल ने उस भिखारी से वही प्रश्न पूछा, महात्मा, आपने जीवन के दोनों पहलू देखे हैं। क्या आप बता सकते हैं कि मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा बोझ क्या है? भिखारी ने जमीन की ओर देखा जहां एक मरा हुआ पक्षी पड़ा था। उसने पक्षी की ओर इशारा किया और कहा, देखो, इस पक्षी ने अपना जीवन जिया। इसने खाना खाया, गाना गाया और अंत में मर गया। इसका बोझ केवल इसका शरीर था जो अब मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन मनुष्य का बोझ सबसे अलग है। भिखारी ने बीरबल की आंखों में देखा और हंसकर बोला, बाबाजी, मनुष्य का सबसे बड़ा बोझ है बीता हुआ कल, पास्ट। धनी सेठ भी अपने अतीत में किए गए पापों का बोझ ढोता है। गरीब धोबी भी अपनी पिछली गलतियों का बोझ ढोता है। लोग वर्तमान में जीते नहीं, वे अपने अतीत की गलतियों, पछतावों और असफलताओं का भारी थैला ढोते रहते हैं। यह बोझ कभी हल्का नहीं होता, क्योंकि इसे कोई नहीं देख सकता और नहीं कोई उठा सकता है। बीरबल को यह जवाब बहुत पसंद आया। बीता हुआ कल या पछतावा, रिग्रेट, यह बलवान है क्योंकि यह वर्तमान के फैसलों को प्रभावित करता है। यह अदृश्य है, पर इतना भारी है कि मनुष्य को झुकने पर मजबूर कर देता है। यह स्थायी है क्योंकि इसे मिटाया नहीं जा सकता। बीरबल का अंतिम निर्णय। बीरबल ने अब तक 3 मजबूत उत्तर खोज लिए थे, घरेलू जिम्मेदारी, असुरक्षा डर और बीता हुआ कल पछतावा। बीरबल जानते थे कि राजा को ऐसा जवाब चाहिए जो तीनों को अपने भीतर समाहित कर ले। धोबी की जिम्मेदारी, भविष्य की अपेक्षाओं का बोझ। सेठ का डर, वर्तमान की असुरक्षा का बोझ। भिखारी का अतीत, बीते हुए कल का पछतावा का बोझ। बीरबल को अब एक ऐसा शब्द चाहिए था जो मनुष्य को भविष्य, वर्तमान और अतीत तीनों का बोझ एक साथ ढोने पर मजबूर करता हो। उन्होंने एक पल सोचा और पाया कि इन तीनों बोझों के पीछे एक ही चीज है जो मनुष्य को सबसे ज्यादा बांधती है, और वह है उसकी खुद की बनाई हुई दुनिया।
बीरबल ने सोचा, मनुष्य का सबसे बड़ा बोझ वह पहचान, आइडेंटिटी है जो वह अपने लिए बनाता है और जिससे वह चिपका रहता है। यह अंतिम सूत्र उन्हें अगली सुबह एक और महत्वपूर्ण मुलाकात में मिलेगा, जो कहानी के अगले भाग को और भी मजेदार बनाएगा। यह कहानी का दूसरा भाग है, जहां बीरबल ने अपने बोझ की खोज को भौतिक से भावनात्मक और दार्शनिक स्तर तक ले गए हैं। आगे क्या होगा? बीरबल की मुलाकात एक अमीर आदमी से होगी जिसने सब कुछ खो दिया है, और वह उनसे पहचान के बोझ पर अंतिम सत्य प्राप्त करेंगे। बीरबल फिर राजा के सामने जवाब देने के लिए लौटेंगे। क्या आप चाहेंगे कि मैं कहानी के भाग 3 को लिखना जारी रखूं, जो प्रथम खोज, भारी थैला और हल्का सत्य पर केंद्रित होगा? बीरबल ने 2 दिन बाजार, बस्ती और शमशान के आसपास बिताए थे। उनके पास 3 मजबूत लेकिन अधूरे उत्तर थे: डर, असुरक्षा, पछतावा और घरेलू जिम्मेदारी। तीसरे दिन की सुबह बीरबल नगर के बाहर एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे बैठे, जहां साधु और ज्ञानी लोग अक्सर चर्चा करते थे। बीरबल ने फैसला किया कि अब उन्हें जमीन पर नहीं बल्कि अपने मन में उत्तर खोजना होगा। बीरबल ने खुद से प्रश्न किया, डर, पछतावा और जिम्मेदारी, ये तीनों क्यों होते हैं? डर होता है क्योंकि हम भविष्य में कुछ चाहते हैं। पछतावा होता है क्योंकि हम अतीत में कुछ चाहते थे। जिम्मेदारी होती है क्योंकि हम वर्तमान में कुछ चाहते हैं। इन सब चाहतों का केंद्र है अपेक्षा, एक्सपेक्टेशन। पर आशा का जवाब तो पिछली कहानी में दिया जा चुका है। बीरबल को कुछ और गहरा चाहिए था। पूर्व राजा का बोझ, द बर्डन ऑफ द एक्स किंग। जब बीरबल चिंतन कर रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि एक आदमी पुराने पर कभी महंगे रहे कपड़े पहने हुए पेड़ के पास आया और जमीन पर बैठ गया। वह आदमी बहुत थका हुआ लग रहा था और उसका चेहरा दुहक और अभिमान का अजीब मिश्रण था। यह व्यक्ति पास के एक छोटे से राज्य का पूर्व राजा था, जिसे हाल ही में एक युद्ध में हराकर उसके राज्य से निकाल दिया गया था। उसका नाम यशवंत सिंह था। यशवंत सिंह ने बीरबल को एक साधारण यात्री समझा और अचानक फूट फूट कर रोने लगा। बीरबल ने पूछा, महाराज, आप राजा रहे हैं, आपको किस चीज का सबसे बड़ा बोझ है? क्या यह आपका खोया हुआ राज्य है? यशवंत सिंह ने सिर हिलाया। नहीं बाबाजी, राज्य तो एक महल था जो टूट गया। असली बोझ वह नहीं है। असली बोझ राजा होने का भूत, दी गोस्ट ऑफ बीइंग किंग। वह उदास होकर बोले, जब मैं यहां आता हूं तो मैं केवल एक आम आदमी हूं और मैं यहां शांति से खाना खा सकता हूं। लेकिन जैसे ही मैं वापस शहर की ओर जाता हूं, मैं यशवंत सिंह बन जाता हूं, वह राजा जो हारा। मुझे हर पल यह याद रखना पड़ता है कि मुझे कैसा दिखना है, कैसा चलना है और कैसी बातें करनी है, ताकि लोग मेरी पुरानी प्रतिष्ठा का सम्मान करें। मैंने अपना राजपाट खो दिया, पर मैंने अपनी पहचान नहीं छोड़ी। यही मेरा सबसे बड़ा बोझ है। मैं अब राजा नहीं हूं, पर मैं अभी भी राजा होने का नाटक कर रहा हूं। मैं अपने अतीत की पहचान को वर्तमान में ढो रहा हूं और यह इतना भारी है कि मेरी सांसें भी रुक जाती है। यह न उतरता है, नहीं हल्का होता है। बीरबल का निर्णायक उत्तर, बीरबल्स डिसाइसिव आंसर। बीरबल तुरंत समझ गए। राजा यशवंत सिंह ने वह अंतिम सूत्र दे दिया था जिसकी उन्हें तलाश थी। यशवंत सिंह का बोझ डर, पछतावा या जिम्मेदारी नहीं था, बल्कि अतीत की महिमा को वर्तमान में जबरदस्ती ढोना था। बीरबल ने तीनों सूत्रों को जोड़ा। धोबी का बोझ, वह पहचान जो उसे एक असफल पति या पिता बना सकती है। सेठ का बोझ, वह पहचान जो उसे हमेशा एक धनी व्यक्ति के रूप में सुरक्षित रहने को मजबूर करती है। यशवंत सिंह का बोझ, वह पहचान जो उसे एक हारे हुए राजा के रूप में जीने नहीं देती। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, आपने मेरे प्रश्न का उत्तर दे दिया। मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा बोझ उसका अहंकार या उसकी स्वनिर्मित पहचान, सेल्फ मेड आइडेंटिटी है, जिसे वह छोड़ने को तैयार नहीं होता। बीरबल ने यशवंत सिंह को धन्यवाद दिया और उन्हें कुछ भोजन और वस्त्र भेंट किए और उनसे कहा कि वह अपनी पहचान को हल्का करके देखें, शायद बोझ कम हो जाए। बीरबल अब उत्तर के साथ राजमहल की ओर लौट चले। दरबार में वापसी और उत्तर की तैयारी। 7वें दिन की सुबह बीरबल राजसभा पहुंचे। उनका चेहरा शांत और आत्मविश्वास से भरा था। सम्राट विक्रम ने उन्हें देखकर मुस्कुराया। मानसिंह, जो पहले ही बीरबल की असफलता की कल्पना करके खुश हो रहा था,
निराशा से भर गया। विक्रम ने पूछा, बीरबल, 7 दिन समाप्त हुए, क्या तुम लोहे के बोझ का उत्तर लाए हो? बीरबल ने सिर झुकाया। जी हुजूर, मैं केवल उत्तर नहीं लाया हूं, बल्कि उसे सिद्ध करने के लिए एक छोटी सी प्रस्तुति भी लाया हूं, ताकि दरबारी मानसिंह जी को भी यह जवाब मजेदार लगे। बीरबल ने अपने सेवक को इशारा किया। सेवक ने दरबार के बीचों बीच एक विशाल थैला रखा। यह थैला कपड़े का था, पर पूरी तरह से खाली था। बीरबल ने कहा, महाराज, उत्तर देने से पहले मैं एक छोटा सा नाटक करना चाहूंगा। बीरबल का खाली थैला नाटक। बीरबल ने थैले को उठाया और इस तरह दिखाया जैसे वह बहुत भारी हो। वह हाँफ रहे थे और उनके माथे पर पसीना आ रहा था। हुजूर, इस थैले का बोझ इतना भारी है कि मैं मर रहा हूं। मानसिंह हंस पड़ा। बीरबल, यह थैला तो खाली है, तुम नाटक क्यों कर रहे हो? बीरबल ने थैले को मानसिंह की ओर फेंक दिया। मानसिंह ने उसे आसानी से पकड़ लिया। देखिए हुजूर, बीरबल ने कहा। मानसिंह जी तुरंत पहचान गए कि यह थैला खाली है और इसका कोई भौतिक बोझ नहीं है। अब मैं आपको अपना जवाब देता हूं। मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा बोझ है अहंकार, ईगो या अतीत की पहचान का बोझ। यह सबसे बड़ा बोझ है क्योंकि यह थैले की तरह अदृश्य और खाली होता है। इस थैले में न सोना है, न पत्थर, केवल भूतकाल की पहचान है। जैसे मैं महान था, मैं धनी था, मैं ज्ञानी था। यह थैला केवल हवा से भरा होता है, पर मनुष्य इसे सोने से भी ज्यादा भारी समझकर जीवन भर ढोता है। बीरबल ने मानसिंह की ओर देखा। मानसिंह जी, आप भी अपने ईर्ष्यालु होने की पहचान का बोझ ढोते हैं। यदि आप यह अहंकार रूपी थैला फेंकते तो जीवन तुरंत हल्का हो जाएगा। सम्राट विक्रमादित्य ने जोरदार ठहाका लगाया। बीरबल ने न केवल उत्तर दिया, बल्कि उसे एक मजेदार नाटक और एक तीखे वार से सिद्ध भी कर दिया था। यह कहानी का तीसरा भाग है, जिसमें पहले प्रश्न का उत्तर दे दिया गया है। आगे क्या होगा? भाग 1, अमीरचंद की तिजोरी और पड़ोसी की ईर्ष्या। अमीरचंद को एक पुरानी तिजोरी का मिलना, चाणक्यदास की ईर्ष्या और साजिश की शुरुआत। भाग 2, षड्यंत्र का पहला दाव, झूठी अफवाह। चाणक्यदास द्वारा तिजोरी के बारे में झूठी अफवाहें फैलाना, तिजोरी को खतरे में डालना। भाग 3, डाकू का प्रवेश और अनचाहा समझौता। डाकू शेर अली का गांव में प्रवेश, चाणक्यदास और शेर अली के बीच गुप्त समझौता। भाग 4, तिजोरी खोलने की असफल कोशिशें। डाकू और चाणक्यदास द्वारा तिजोरी खोलने की मजेदार और असफल कोशिशें। बीरबल का अप्रत्याशित आगमन। भाग 5, बीरबल की जांच और दोस्ती की दरार। बीरबल द्वारा मामले की जांच, अमीरचंद को चाणक्यदास पर संदेह होना। भाग 6, चाणक्यदास का डबल क्रॉस और बीरबल की चाल। चाणक्यदास का डाकू को धोखा देना, बीरबल द्वारा डाकू को पकड़ने की योजना बनाना। भाग 7, तिजोरी का रहस्य और प्राचीन नक्शा। तिजोरी के अंदर से धन के बजाय एक प्राचीन नक्शा निकलना, तिजोरी के असली रहस्य का पता चलना। भाग 8, नक्शे की दौड़ और शत्रु का परिवर्तन। डाकू, चाणक्यदास और बीरबल का नक्शे का पीछा करना, डाकू शेर अली का हृदय परिवर्तन। भाग 9, दोनों ने मिलकर खोली साजिश। अमीरचंद और चाणक्यदास का अपनी दुश्मनी भूलकर डाकू शेर अली की साजिश को एक दूसरे के सामने खोलना। भाग 10, अंतिम पुरस्कार और स्थायी मित्रता। साजिश का पर्दाफाश, तिजोरी के असली मूल्य की खोज, अमीरचंद और चाणक्यदास की मित्रता। कहानी का पहला भाग, पार्ट 1। भाग 1, अमीरचंद की तिजोरी और पड़ोसी की ईर्ष्या। अमीरचंद की किस्मत का उदय, अमीरचंद्स राइज टू फॉर्चून। आगरा के पास एक छोटे से कस्बे में अमीरचंद नाम का एक सरल और मेहनती व्यापारी रहता था। उसकी एक छोटी सी किराने की दुकान थी, जिसकी आय से वह मुश्किल से अपना जीवन यापन कर पाता था। अमीरचंद हमेशा खुश रहता था, पर उसकी किस्मत पलटने वाली थी। एक दिन अमीरचंद अपने पुराने जर्जर गोदाम की सफाई कर रहा था। गोदाम की पिछली दीवार के पास उसे जमीन में धंसी हुई एक विशाल लोहे की तिजोरी मिली। वह तिजोरी इतनी पुरानी थी कि उस पर धूल और जंग की कई परतें जम चुकी थीं। उसका ताला भी सदियों पुराना और अजीब तरह का था। अमीरचंद को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने कई मजदूरों को बुलाया और बड़ी मुश्किल से उस तिजोरी को अपने घर के एक कोने में रखवाया। उसने तिजोरी को खूब साफ किया। वह जानता था कि यह जरूर किसी पुराने जमींदार की होगी और इसमें अथाह धन छिपा होगा। अमीरचंद की खुशी का कारण तिजोरी का मिलना अमीरचंद के लिए केवल धन का संकेत नहीं था, बल्कि प्रतिष्ठा का भी संकेत था।
उसे लगा कि अब वह अपनी सारी गरीबी और संघर्ष को पीछे छोड़ देगा। चाणक्यदास, ईर्ष्यालु पड़ोसी। चाणक्यदास, द एनवियस नेबर। अमीरचंद की दुकान के ठीक बगल में चाणक्यदास नाम के एक व्यापारी की दुकान थी। चाणक्यदास चतुर, तेज दिमाग और हमेशा दूसरों के व्यवसाय में टांग अड़ाने वाला व्यक्ति था। वह खुद को कस्बे का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति मानता था। जब चाणक्यदास ने देखा कि अमीरचंद ने भारी भरकम तिजोरी को अपने घर में स्थापित किया है, तो उसकी आंखों में ईर्ष्या की आग जल उठी। चाणक्यदास ने सोचा, यह भोला भाला अमीरचंद, इसे धन क्या, अगर मैं इसे एक बकरी का बच्चा भी दे दूं, तो यह उसे भी बेच खाएगा। इस तिजोरी का असली हकदार तो मैं हूं, जो अपनी बुद्धि से इसका मूल्य समझ सकता हूं। चाणक्यदास ने तुरंत अमीरचंद से दोस्ती का नाटक शुरू कर दिया। चाणक्यदास, अमीरचंद भाई, यह तो महान सौभाग्य है। तुम्हारे घर में तो साक्षात लक्ष्मी आई है। कहाँ मिली यह अद्भुत चीज? अमीरचंद, भाई चाणक्यदास, बस भगवान की कृपा है। मैं बस इसे किसी तरह खोलना चाहता हूं। चाणक्यदास ने तिजोरी को ध्यान से देखा। वह तिजोरी के ताले की जटिल बनावट को देखकर समझ गया कि इसे सामान्य औजारों से खोलना असंभव था। चाणक्यदास, देखो अमीरचंद, यह साधारण ताला नहीं है। यह जमींदार के जमाने का ताला है। इसे खोलने के लिए अत्यधिक बल या अत्यधिक दिमाग चाहिए। तुम इसे मत छेड़ो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। साजिश का पहला बीज, दी फर्स्ट सीड ऑफ कंस्पिरेसी। चाणक्यदास ने रात भर जागकर योजना बनाई। वह जानता था कि अमीरचंद न तो बलवान था और न ही तिजोरी को चोरी होने से बचाने जितना चतुर। अगली सुबह चाणक्यदास ने अपनी योजना का पहला हिस्सा लागू किया। उसने जानबूझकर अमीरचंद के एक सेवक को पकड़ लिया और उसे फुसलाकर पूछा कि तिजोरी में क्या है। सेवक ने कहा कि उसे नहीं पता। चाणक्यदास ने मुस्कुराते हुए सेवक से कहा, मुझे पता चला है कि इस तिजोरी में सोने, चांदी और रत्नों के साथ साथ गुलाम राजाओं की तलवारें और युद्ध के नक्शे भी है, जो बहुत बड़े खतरे का कारण बन सकते हैं। अमीरचंद इसे छुपा रहा है। चाणक्यदास ने सेवक को कुछ पैसे दिए और उसे बाजार में इस बात को फैलाने को कहा। चाणक्यदास जानता था कि सबसे बड़ी साजिश शारीरिक बल से नहीं, बल्कि सूचना से शुरू होती है। तिजोरी के खतरे की आहट, दी साउंड ऑफ डेंजर। कुछ ही घंटों में पूरे कस्बे में यह अफवाह फैल गई कि अमीरचंद की तिजोरी में केवल धन नहीं, बल्कि पुराने युद्धों का रहस्य छिपा है। कस्बे के लोग अमीरचंद को अब सम्मान से नहीं, बल्कि डर से देखने लगे। कुछ साहसी लोग अमीरचंद के पास आए और तिजोरी को सुरक्षित हाथों में सौंपने की सलाह देने लगे। अमीरचंद घबरा गया। उसकी खुशी अब चिंता में बदल गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने जो भाग्य समझा था, वह अब बोझ क्यों बन गया है। चाणक्यदास दूर खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसने अपने पहले दाव से सुरक्षा की समस्या पैदा कर दी थी, जिससे तिजोरी को हटाने का औचित्य मिल जाए। चाणक्यदास ने अपनी अगली चाल के लिए राज्य के एक बड़े डाकू के नाम की अफवाह भी फैला दी, ताकि अमीरचंद को और अधिक डर लगे। यह कहानी का पहला भाग है, जो तिजोरी, ईर्ष्या और साजिश के पहले दाव को स्थापित करता है।